नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर को लेकर के। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर एक नाम है, लेकिन इससे रिलेटेड एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। आज इसी स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसके जो कंपनी खास कर देखा गया कि डिजाइनिंग के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन वाली कामकाज में करती है। और जहाँ तक इंडिया में डिमांड से चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे लगातार इलेक्ट्रिक की डिमांड बढ़ती जाती है, वहाँ पे कंपनी ट्रांसफार्मर्स और उससे रिलेटेड कामकाज करती है। उसके सप्लाई से रिलेटेड और बड़े बड़े डिजाइनिंग और उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कामकाज। तो चलिए आज इस स्टॉक के बारे में जानेंगे जो लगातार पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें, हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में, तो कहती है पिछले 5 सालों में नियरली करीब करीब 7,000% से ज़्यादा की जंप किया है। ऐसे ही कुछ और डेटा की तरफ देखें जहाँ जहाँ पे एक साल में देखा गया करीब 500% से ज़्यादा के मोमेंटल स्टॉक ने कर चुका है। तो चलिए जानते हैं इसको कम्प्लीटली और जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के, जहाँ पे अपडेट निकल के आता है। तो सबसे पहले देखा गया कि इसकी बुक वैल्यू में नियरली कितना गए। बुक वैल्यू काफ़ी छोटा है, नियरली 38 रुपये के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में भी कहती है नियरली करीब 51 रुपये के आसपास, जो कि इनसे जो खास के अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशंस हैं वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। किसके बेसिस पे? बुक वैल्यू से। अब किसी स्टॉक को समझने के लिए कहते हैं कि स्टॉक का पी छोटा होना चाहिए। और पी क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि क्राउड क्या है। क्राउड के पीछे दो कारण हो सकता है। क्राउड एक तो या तो पैनिक की वजह से हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि मार्केट किनकी बिजनेस पोटेंशियल को लेकर हो सकती है। तो चलिए इसको आकलन करते हैं। स्टॉक के पी के बारे में कहते हैं 134 का। किसके बेसिस पे? अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। ईपीएस की बात करें तो निकल के आती है 5 रुपये 35 पैसे का, जहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, केवल 1 रुपये का। तब 1 रुपये के शेयर के जो अर्निंग है वो कहती है 5 रुपये से ज़्यादा का। और नंबर ऑफ शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, करीब 15 करोड़ के आसपास का। और जिसके बेसिस पे यहाँ पर देखा जा सकता है कि ईपीएस को के बेसिस पे करीब 134 गुना के भी रहे, अर्थात ये लगती है सीधे सीधे कि स्टॉक ने क्या कर रखी है, स्टॉक में लगातार जो जंप का सिलसिला है वो बढ़ती नजर आती है। इसका एक आंकलन कहाँ से करना जरूरी है, उसका आंकलन करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर के। आखिर शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिकन्सिलेशन क्या क्या है इसके बारे में। जब हम शेयर होल्डिंग के देख रहे थे, नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है, 15 करोड़ का। अब 15 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या बनता है, करीब 66% का। जबकि एक डिमेरिट की बात ये करती है कि 66% में 22% की होल्डिंग प्रमोटर ने क्या कर रखी है, प्लेस कर रखी है। तो ये इनके लिए क्या बनती है, एक थोड़ी सी डिमेरिट बनती नजर आती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आखिर क्या मार्केट में और भी इनकी और भी कंपनियां हैं या फिर केवल एक ही कंपनियां जहाँ पे प्रमोटर अपनी पोजीशन को प्लेस करती है। अब आती हैं जो कि इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से, यदि एसेट्स की बात करें, एसेट्स यूटिलाइजेशन में बात करेंगे तो आरओसी की बात करें कितना का, 14% का। आरओई की बात करें 9.33% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल। और फिलहाल देखा गया कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितना, 17 गुना से ज़्यादा का रफ्तार पकड़ चुकी है। अब एक सवाल बनता है कि एक तो था पहला, इस द स्टॉक में क्राउड की बात कर रहे थे। दूसरी की बात करेंगे जिसको क्या करता है, इम्पैक्ट करके रखता है, जो कि कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, वो है 0.46 का। और यदि ये जानना जरूरी है, इसको लेकर के हम क्या करने वाले हैं, रिकन्सिलेशन करेंगे। किसको लेकर के? इसको बोरोइंग्स को लेकर के। आखिर कितना बोरोइंग्स इनके पास है, या उन्होंने सेटअप किया है, या फिर उन्होंने इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से ईपीएस में इम्पैक्ट और हिट किया जा सकता है। अब एक चीज और निकल के आती है जिसका नाम है करंट रेशियो। करंट रेशियो का हम हमेशा बात इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो सेल्स की बात करते हैं जो सेल्स उधार में पड़ा हुआ है। अब जब कोई सेल्स उधार में पड़ा हुआ तो उधार में पता ना रिस्क फैक्टर कितना बनता है। उस रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे, आखिर रिस्क फैक्टर कितने दिनों के लिए बनता है, कैसे बनता है। तो चलिए आते हैं अगले कड़ी में और जानते हैं इसकी मार्केट की और पोटेंशियल को लेकर के क्या कहती है। जहाँ पे स्टॉक की पीक के बारे में क्या है कि 134 का। इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां जो है उनकी एवरेज कहती है कितने का, 59 का। इसके हिसाब से तो ये हुआ ना, ये जो स्टॉक है फिलहाल यहाँ पे ओवर क्राउड हो चुका है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ओवर ओवर वेटेज हो चुका है। किसके बेसिस पे? यदि केवल स्टॉक पी और इंडस्ट्रियल के पी का आकलन करके देखा जाए तो। लेकिन क्या डेट टू इक्विटी और बाकी जो से
बाकी जो इनका सेल्स के हिसाब से चलती नज़र आती है, सेल्स रेशियोज के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या कहती है, इसके आकलन के लिए हम चलते हैं सीधे सीधे और जानते हैं। कंपनी ट्रांसफार्मर एंड द रेक्टिफायर इंडिया, नाम भी बड़ा यूनिक है और उनका ट्रांसफार्मर ही यूज बनाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ द पावर फाइनेंस एंड द रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर पे काम करती है कंपनी। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। चलिए जानते हैं इसके पीयर्स में जो आती है वो आती है सीमेंस आती है, एबीबी आती है, सीजी पावर्स आती है, सुजलॉन एनर्जी आती है। इन सभी स्टॉकों में देखा गया कि जो कंपनी है ट्रिल का, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है जो तादाद बनी हुई है किसको लेकर के, इन्वेस्टर को लेकर के, जहाँ पे लगातार खरीदारी का प्रेशर देखने को मिला है। इसकी वजह से एक चीज़ और आकलन करना जरूरी है, जिसको कहते हैं डेट टुकड़े के बारे में। डेट टुकड़े के बारे में कंपनी कहती है कि नियरली कितना है, 0.2 का है, लेकिन यहाँ पे 0.46 का है। तो क्या इन्होंने ओवर बर्डन ले लिया या कुछ और से ज़्यादा लिया? यहाँ पे देखने को है सबसे ज़्यादा यदि ओवर बर्डन किसी के पास है तो वो इनके पास ही देखने को नजर आती है। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लगातार जो बिल्डअप हो रही थी पिछले, यदि 5 दिन का चार्ट को देख लें या 1 महीने के चार्ट को देखें, थोड़ा सा आकलन थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। लगता है कि अच्छा मार्केट में थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन ओवरऑल क्या था, ओवरऑल तो इसका लगातार चलती है। और यहाँ पे मूविंग एवरेज की तरफ आकलन करके देखा है तो मूविंग एवरेज के बारे में कहती है 1 महीने की मूविंग एवरेज से थोड़ा सा कम है, अर्थात यहाँ पे क्या है, एक अच्छी पोटेंशियल है। जहाँ पे 6 महीने के चार्ट में कहते हैं कि मूविंग एवरेज के आसपास ही मार्केट भटक रही है, मतलब चलती नजर आई है फिलहाल। अगले पड़ाव में आते हैं और समझते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, जून तक का रिजल्ट का क्या फिगर्स और मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको लेकर। उसके बारे में कंपनी कहती है, मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारे पास जो मॉडल था खास के बिजनेस मॉडल को लेकर के, ताकि जून टू जून में हमारा क्या हुआ, नियरली कहती है कि 200% के आसपास की हमारा क्या हुआ, जंप होता है वाई ओ वाई के हिसाब से। लेकिन यदि क्यू आर क्यू के हिसाब से देखें तो कहती है ये तो हमारा पिटा हुआ है, करीब करीब 60%, करीब करीब 40% से ज़्यादा इसका क्या था, ये गिरा हुआ है। मतलब दो तरह से देखा जाए, यदि वाई ओ वाई में देखेंगे तो कहते हैं 200% का जंप है, और क्यू क्यू कहते हैं तो करीब 40% के आसपास की गिरावट दर्ज करती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखा गया तो जो कि कंपनी के पास पहले का मार्जिन था उससे काफ़ी ग्रो लेवल बना ही है, लेकिन पिछले क्वार्टर से क्या था, सेम फिगर आउट में इनका कॉस्ट थोड़ा सा 1% के आसपास की देखें, 10% के आसपास मान लेते हैं, 10% के आसपास थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। अगले कड़ी में देखेंगे इसको लेकर के आखिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको लेकर कंपनी क्या कहती है। इसके बारे में देखा गया तो कंपनी कहती है कि हमारे पास लास्ट क्वार्टर में करीब 21 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में इसमें क्या था, एक गिरावट है। और नियरली कितने की गिरावट है, नियरली यहाँ पे देखा जाए तो कहती है कि 50% का जो 50% के आसपास का क्या हुआ, क्यू और क्यू में हमारा प्रॉफिट में गिर गया। लेकिन वाई ओ वाई की यदि कंपेयर करके देखें तो ये कितना था, निगेटिव 12 करोड़ के आसपास था। तो वहां से पॉजिटिवली देखा गया तो उसके हिसाब से देखने को मिला अच्छा मार्केट तो काफी ज्यादा बूस्ट कर गई। तो ये इसके हिसाब से बूस्ट हो जाती है, लेकिन इसके हिसाब से क्या हो गई, गिरावट देखने को मिला। तो मतलब दोनों तरफ से समझना चाहिए आखिर बिजनेस में इनका क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहता है और क्या कहता है, और वाई ओ वाई से पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने के बाद क्या आकलन देता है। आते हैं अगले कड़ी में जहाँ पे देखा गया कि इसको ईयरली डेटा को तरफ देखें। ईयरली डेटा के बारे में कंपनी कहती है कि सेल्स को लेकर के जो फिगर आउट था उसमें वाई ओ वाई में क्या था, गिरावट थी। और इस 12 महीने के डेटा के हिसाब से यदि देखा जाए इसको तो कहते हैं कि अच्छी खासी जंप कर लिया। नियरली इन्होंने करीब 12 करीब करीब 20% के आसपास की जंप देखने को मिला इस फिगर आउट में। मतलब सेल्स में 20% की नियरली जंप देखने को मिला। इसके आकार पे देखा जाए को लेकर के तो सेल्स के बारे में कंपनी कहती है जो सेल्स क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल्स में लगातार बिल्डअप हो रही, कहती है हाँ हमने नेट प्रॉफिट के पार्ट में हमने अवार्ड मिलती नजर आती है, जहाँ पे लगातार क्या किया, एक ग्रो बनाई। और ग्रो इस हिसाब से बनाई जो खास के जो 47 करोड़ था वो 80 करोड़ में कन्वर्ट हो जाती है, इससे पहले 42 करोड़ 47 करोड़ में कन्वर्ट होती है। मतलब यहाँ पे इनकी टॉप ऑफ द क्वार्टर पे कामकाज करती नजर आती है, टॉप ऑफ द ईयर पे और टॉप ऑफ द टाइमिंग पे।
अब कुछ चार इंडिकेटर की बात करते हैं जहाँ पे एक चीज़ को देखा जाए एपीएस को लेकर के। तो एपीएस के बारे में कंपनी कहती है, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास क्या है, करीब 5 रुपये से ज़्यादा का हमारा ईपीएस हुआ, जो कि ईपीएस हमारा इससे पहले इस तरह के कभी ग्रो नहीं था। और यदि इतने सारे चीज़ यहाँ पे इफेक्टेड करते हैं, तो मार्केट ने जो जंप किया पिछले कुछ दिनों से, पिछले इस रिजल्ट के बाद की बात करूँ तो 1 महीने में मार्केट ने इसका ट्रेंडिंग को जो रिवर्सल लिया, तो ये रिवर्सल क्या था, वो क्या हो सकता है पता है? ये रिवर्सल ये हो सकता है जो मार्केट को पैनिक करने की वजह से यहाँ पे देखा जा सकता है, और इसकी वजह से मार्केट ने क्या कर सकती है, आगे जंप कर सकते हैं, जिस हिसाब से इसका पिछला रिकॉर्ड चलती नजर आती है। अब चार इंडिकेटर यहाँ पे कहती है, उसके बारे में हम जानते हैं और वो समझते हैं इसके बारे में क्या कहती है। इसके बारे में कहती है कि जो हिस्टोरिकल सेल्स ग्रोथ की है वो लगातार 20% से ज़्यादा की है। कंपोनेंट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है, वो भी कहती है कि लगातार हमारा जंप प्रॉफिट ग्रो पे है। स्टॉक प्राइस सीजीआर कहती है, वो कहती है लगातार हमारा 3 साल में 200% तक के नियर हम पहुंच चुके हैं। स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि लास्ट 1 ईयर में करीब 9% से ज़्यादा, 9% के आसपास हमने रिटर्न गेन किया है। अब एक चीज़ है जो कि हम हमेशा कहते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स क्या हैं, प्रॉफिट के। ये प्रॉफिट के पार्ट क्या होता है, एक दिखावा होता है। इस दिखावा के पीछे की कहानियों को जानने के लिए पता है क्या करना होगा, हमें बैलेंस शीट को, वो फिगर आउट को जानना जरूरी है, जिसको समझने के लिए हम चलते हैं अगले अगले कड़ी में और चल जानते हैं इसको लेकर के क्या कहती है, ताकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। क्योंकि केवल और केवल हम चार्ट को देख करके किसी आंकलन कर लिया जाए तो स्टॉक कि क्या है, क्योंकि चार्ट में 3 तरह की चीज़ें निकल के आती है। पहले तो एक सवाल बनता है कि मन में, और मन की सवाल ये होती है, ये जो प्राइस है, ये प्राइस किस दिशा में जाने वाली है, तो जी क्या अपनी सतह के लिए, क्या सेम जोन में ट्रेड करने वाली है, या फिर ये क्या हो सकती है, क्या रिवर्सल तो नहीं होने वाला है, क्या गिरावट का संकेत तो नहीं देता। इन तीनों एस्पेक्ट को कंक्लूजन कहाँ से निकलता है, इनकी फंडामेंटल बेस से निकलता है। और कई दफ़ा हमने देखा कि बेस को अलग छोड़ के भी कंपनियां काम, ट्रेडिंग होती है, लेकिन वो एक बेसलेस होती है, जिसको एक लंबे पीरियड के लिए शायद नहीं देखा जा सकता, वो शॉर्ट टर्म पीरियड को लेकर के देखा जा सकता है। आते हैं इस कड़ी को लेकर के जहाँ पे बैलेंस शीट को देखेंगे। अब बैलेंस शीट के बारे में देखा जाए तो हम क्या जानने वाले हैं, खास के बोरेंस को पार्ट को लेकर जानने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी ने कहा है तो हम बोरेंस को क्या कर रहे हैं, लगातार पे आउट करते हैं। कहती है हमने 50 करोड़ के आसपास की, 50 और 80, करीब करीब कहते हैं 74 करोड़ के आसपास का हमने क्या किया है, पेमेंट कर दिया। अब ये पेमेंट किया तो कहाँ से किया, इसका सवाल बनता है। इनके पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनके पास करीब करीब 10, करीब करीब कितना, 1 करोड़ तो यहाँ से मार्केट में पैसे आ जाते हैं। कहाँ से, उन्होंने शायद नया कुछ शेयर्स इशू किया होगा, अलॉटमेंट ऑफ ESOP के थ्रू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू। और दूसरी सवाल बनता है इनका पैसा यूटिलाइजेशन पे कहाँ था। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला, जो इन्होंने यहाँ पे पेमेंट किया है, इसको लेकर के बोरोइंग्स को लेकर के इंक्रीज किया है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को लेकर के जो कि पे आउट किया था करीब करीब 74 करोड़ के आसपास का, उनका क्या लिंक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला, यहाँ पे एक है जिसका नाम है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में क्या हुआ, इनका कमी देखने को मिला। अब जब कमी देखने को मिला तो इसका मतलब क्या, लगातार क्या हो रही है फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में लगातार देखने को ये मिलती है जो गिरावट का संकेत देता है, ये गिरता जा रहा है। ऐसे ही यदि ऑपरेटिंग को देखें तो इसमें जंप करती है। और अदर इनकम को सोर्स को यदि हम माप के चलें तो क्या कहती है उसको, अदर इनकम सोर्स में देखेंगे तो कंपनी के पास जो ट्रेड रिसीबल्स की पार्ट है, वो क्या कहती है इसके बारे में, कंपनी कहती है हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अर्थात ये कह सकते हैं यहाँ पे करीब 614 करोड़ के आसपास का इनका क्या है, डेटर्स पड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं हम उधार सेल्स, उसको कहते हैं उधार सेल्स। अब उधार सेल्स में रिस्क फैक्टर कितना बनता है, ये तो जानने वाली बात है। और जानने वाली बात ये है, केवल जानने वाली बात ये नहीं है जो रिस्क फैक्टर कितना है, रिस्क फैक्टर के साथ जानने की बात ये है कि सेल्स के बेसिस पे जो डेटर्स पड़ा हुआ है वो कितना परसेंटेज है, और नेट प्रॉफिट जो मार्जिन हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन से कितना का गैप बनता है, और जो नेट प्रॉफिट हुआ इसके हिसाब से ये मार्केट में कितने की डेटर उनकी पड़ी हुई है। पहला सवाल ये होता है इनका क्या रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर में देखा जा सकता है कि इनके पास कहते हैं 174 दिन में पैसा देता है, जबकि कंपनी ने बीच में अच्छी खासी रिकवरी किया था। रिकवरी करने के बाद दोबारा 5 दिन का गैप हो गई, और 174 दिन में कहते हैं हमारे पास पैसा आता है। अब जब कहते हैं 174 दिन में पैसा आता है,
तो टोटल हम इसको देखें 614 करोड़ को, तो 614 करोड़ के हिसाब से देखें तो कहती है नियरली कितना, तो ये कह सकता हूँ जो नियरली करीब 50% के आसपास की जो टोटल हीटर्स हैं वो सेल्स के बेसिस पे पड़ा हुआ है। अब सेल्स के बेसिस पे इतना पड़ा है तो इनका टोटल प्रॉफिट क्या कहते हैं इसको लेकर के, तो टोटल प्रॉफिट कहती है केवल 47 करोड़ के आसपास का। 47 करोड़ में 614 करोड़ इनका मार्केट में उधार पड़ा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क बनती नजर आती है। इस रिस्क को इग्नोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एक है, एक तो आपकी बिजनेस मॉडल क्या कहती है। बिजनेस मॉडल के बाद आप जो सप्लाई करते हो, सप्लायर्स, जो भी सप्लाई जिसको सप्लाई करते हो, सप्लाई करने आपके क्लाइंट्स कौन है, सीधा सीधा ये समझा जाए तो आपके क्लाइंट क्या कहती है। कि कई दफ़ा हमने देखा कि क्लाइंट में गवर्नमेंट कंपनियां होती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनियां होती है जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन पे कामकाज करती है। उनका तो ऑब्वियसली है जो आज न कल पैसा देना ही है, थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन पैसा तो गवर्नमेंट वाला पैसा तो देना ही है ना उसको। अब आते हैं इसमें एक फैक्टर को लेकर के जहाँ पे जानते हैं क्या इनके इनको लिस्ट में, क्या इनके लिस्ट आउट में कोई क्लाइंट की लिस्ट उन्होंने दे रखा है। तो प्रोडक्ट में कहती है हमारे पास क्या है, कहती है ट्रांसफार्मर और स्विच गियर का कामकाज करती है। इनके पास सर्विसेज की बात करते हैं जहाँ पे कहती है स्कोप ऑफ वर्क की बात करते हैं, और सर्विसेज की बात करती है ट्रांसफार्मर मर जो की बात करती है। प्लांट एंड इनके पास प्लांट और सब्सिडी की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है इनके पास, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इनके कुछ और चीज़ों को देखा था जाए तो इसमें इनकी क्लाइंट लिस्ट की लिस्ट कोई नहीं आती, क्लाइंट की लिस्ट उन्होंने कहा नहीं कहा है, लेकिन कहा है जो हमारे पास क्या है 20,000 प्लस MBA पर इनम के हिसाब से यह मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, नियरली 1,000 MBA के हिसाब से, और 1200 केबी तक की ये ट्रांसफार्मर बनाती है कंपनियाँ। इसके बाद कहती है इनके पास लिस्ट आउट में कुछ क्लाइंट और अवार्ड की बात कर रहे हैं तो अवार्ड तो ढेर सारा मिला है इनके पास, और क्लाइंट की लिस्ट में शायद ऐसा नहीं देखने को नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। ये क्लाइंट लिस्ट में कहाँ है यहाँ पे, लेकिन ये ग्लोबली कामकाज करती, चाहे वो एशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, और अफ्रीका की बात ही क्यों ना करें। कहती है ओवर द 12,000 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड कर चुकी है वर्ल्ड वाइड, वो मतलब ये कंपनियाँ वर्ल्ड वाइड कामकाज करती है और 12,000 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर चुकी है। चलिए अगले कड़ी में जानते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे हम समझने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, तो क्या कहती है इसको लेकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर कहती है कंपनी के पास जो लगातार जो पोजीशन था उसमें पोजीशन में आखिर चेंज क्या हुआ। चेंज की बात करें तो प्रमोटर के पास करीब 74-75% के आसपास होल्डिंग हुआ कर रहा था, तो अनामे क्या हुआ, कम हो गया। अब कम होकर शिफ्ट कहाँ किया, शिफ्ट की बात करते तो वो शिफ्ट, एक तो यहाँ पे देखने को मिला जो FI ने अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे पोजीशन बनाई, और फिर DI की बात करें तो DI ने भी यहाँ पे पोजीशन, लास्ट क्वार्टर में DI ने भी अच्छी पोजीशन बना के रखी है। मतलब ये कह सकते हैं कि जून वाले में अब DI जो अभी तक नहीं दिख रहा था ना, DI और FI, उनकी पोजीशन अब जाके दिखी है और सामने आई है करीब 8% और 6% के आसपास की। और उन DI में कुछ नाम की बात करें तो DI में कहती है HSBC, HSBC जो है मिड कैप फंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में निकल के आती है जो करीब माधुरी मधुसूदन केला है जिनके पास 2% की होल्डिंग है। रिस्क देखा गया कि स्टॉक में जो इन्वेस्टर की तादाद है, इन्वेस्टर की तादाद कहती है नियरली करीब 90,000 के आसपास की क्राउड है। और 90,000 की यदि भीड़ है स्टॉक को लेकर के, और स्टॉक की कीमत भी ज़्यादा है, ज़्यादा का अर्थात क्या है, कीमत थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे देखा है 17 गुना के आसपास ज़्यादा है ना। तो इसमें ये केवल और केवल इसको अब एक नज़र और डालना पड़ेगा सेगमेंट वाइज को लेकर, सेगमेंट वाइज में ये जो कंपनी काम करती है, जहाँ पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है, तो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में सीमेंस हैं, CG पावर्स हैं, इन सब की आंकलन को हिसाब से देखा तो इसमें क्या निकल के आती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और ट्रांसफार्मर बिजनेस को लेकर के यहाँ पे मार्केट में लगातार बुस्ट होती है। जहाँ पे ये भी देखा गया कुछ सेंसेक्स को कंपेयर करके और पीयर्स को कंपेयर करके देखा गया, तो यहाँ पे देखा गया कि पिछले 3 सालों में करीब 2000%, तो यहाँ पे कहती है तो अदर कंपनियां 224% जम करती है। जबकि पिछले 6 महीने के चार्ट को ही आकलन करके देखा जाए तो ये कहती है करीब 106% का जम, और बाकी इनके पीयर्स कंपनी में कितना 32% का ही जंप लगा पाई है अभी तक डेटा बेस में।
अब आते हैं एक नज़र डालते हैं इसके सेंटिमेंटल को लेकर के। सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहती है। यहाँ पे मॉनेटरीज एजेंसी की बात कर रही है। इससे पहले एनालिसिस इन्वेस्टर की बात कर रही थी, अर्निंग कॉल ट्रांजेक्शन की बात कर रही थी। इसके बाद कुछ ऐसा अपडेट की बात तो निकल के नहीं आ रही है। लेटेस्ट सेंटिमेंटल में देखा जाए तो कुछ आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग जो हमने देखा था, खास करके रिजल्ट को पार्ट को लेकर के। अब आते हैं एक नज़र कहाँ पे डालते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर के, जहाँ पे कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है और डिविडेंड पेइंग कंपनी में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इनका, नहीं के मुताबिक है 20% क्या 20 पैसे देते हैं डिविडेंड, दूसरा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं बनता है। अब एक एक तरीके से ये जानना जरूरी है कि इसके स्टॉक में जो खरीदारी है वो भी ज़्यादा नहीं है, करीब 4,000 3,500 4,000 के आसपास की खरीदारी बनी थी। यहाँ पे देखा कि किनकी जो पीयर्स कंपनी था, इसकी पीयर्स कंपनी में कौन है, इसकी पीयर्स कंपनी में निकल के आती है वेल आती है, एस आती है वोल्टास, वोल्टा एमपी आती है। तो इनको लगता है कि वेल से कंपेयर किया जा सकता है मोस्टली, सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो सेल्स के बेसिस पे वो कंपेयर करने के लिए एस सी एन से किया जा सकता है। अब सेगमेंट वाइज में एक नज़र डालते हैं, आखिर सेगमेंट वाइज इसके बारे में, कंपनी के बारे में कुछ अपडेट होगा तो शायद निकल के आ सकता है। सेगमेंट वाइज में कुछ अपडेट नहीं देखने को मिलती है, तो हमने जानने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, इसकी अपडेट को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। हम बात कर रहे थे आज ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर इंडिया को लेकर के, जो लगातार कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों के हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में करीब 7,000% से ज़्यादा की अपर साइड मोमेंटल दिया है। एक नज़र डाली इनकी ग्रोथ लेवल पे तो कहती है कंपनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ में, कहती है कि रिवेन्यू मॉडल में 104% की एकदम जंप है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो था उसमें 24% की जम थी, और बाकी सब चीज़ों को देखा जाए तो कहती नेट इनकम में 260% की जम थी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 176% के आसपास की जम किया हुआ लगती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हुआ। और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल एनालिसिस की बात करें तो कंपनी आज रिड्यूस डेट्स को रिड्यूस करती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजर लगातार बिल्डअप है, डिक्रीज करती नजर आई है क्वार्टरली में, जो कि प्रमोटर्स होल्डिंग को लेकर के, जो कि क्यू और कहाँ पे शिफ्ट किया है, इनमें DI और FI ने अपनी पोजीशन को क्या किया है, बिल्डअप किया है, ये कह सकते हैं सीधा सीधा। तो कंपनी हैज़ द हाई डेटर्स जो कि 174 दिन का रहा, जो सा हाई रेंज में निकल के आती, थोड़ा सा कॉस्टिंग को लेकर के ज़्यादा देखने को बनती नजर आती है। हम जान रहे थे आज कंपनी जो जहाँ जिस कंपनी में FI और DI अपनी पोजीशन को बनाने में लगी हुई है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।